जो हम हमारा थर्ड चैप्टर उत्पादन तथा लागत पढ़ रहे थे, जिसके हमने लास्ट वीडियो में जाना था अल्पकालीन लागतों के बारे में। हमने चर्चा की थी कि अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर होते हैं, कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं, अर्थात जो स्थिर साधनों की लागतें होती हैं वो स्थिर लागतें हो गई और जो परिवर्तनशील साधनों की लागतें होती हैं वो परिवर्तनशील लागतें हो गई। अब हम बात करेंगे दीर्घकालीन लागतों के बारे में कि दीर्घकाल में क्या होते हैं, सभी साधन कैसे होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। अतः यहाँ पर स्थिर लागतें नहीं पाई जाती, सभी लागतें कैसी होती है, परिवर्तनशील लागतें होती हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो दीर्घकालीन लागतें क्या होती हैं, दीर्घकालीन लागतें इससे हम इंग्लिश में कहते हैं लॉन्ग टर्म कॉस्ट। ठीक है, दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन कैसे होते हैं, परिवर्तनशील, अतः कोई स्थिर लागतें नहीं पाई जाती हैं। यहाँ पर जो भी लागत पढ़ेंगे हम परिवर्तनशील लागत ही पढ़ेंगे। अब दीर्घकालीन लागतों को हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। दीर्घकालीन लागतें, एक तो कुल लागत, औसत लागत और सीमांत लागत। कुल लागत अर्थात जो भी हमने उत्पादन किया है, ठीक है, उस पर जो भी लागत लगी है वो सभी क्या होगी, कुल लागत होगी। हम यहाँ पढ़ेंगे पहले दीर्घकालीन औसत लागत। दीर्घकालीन औसत लागत LAC, लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट। ठीक है, तो दीर्घकालीन जो औसत लागत है वो क्या होगी, जो कुल लागत, हमारी दीर्घकालीन जो कुल लागत है उसमें हमारा जो भी कुल उत्पादन हुआ है उसका भाग लगाने पर हमें दीर्घकालीन औसत लागत प्राप्त होती है। यहाँ पर लिखा हुआ भी हुआ है, कुल उत्पत्ति मात्रा में 1 इकाई उत्पादन की यदि हमें औसत लागत ज्ञात करनी है, जो भी कुल उत्पादन हुआ है हमें उसमें देखना है कि जो 1 इकाई है उसके उत्पादन में कितनी लागत लग रही है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कुल लागत में कुल उत्पादन मात्रा का भाग दिया जाता है। औसत ज्ञात क्या करता है, 1 इकाई का तो ज्ञात करता है, तो हमें 1 इकाई का की लागत ज्ञात करनी है। उसके लिए हमारे जो भी कुल लागत आया है उसमें जो भी कुल उत्पादन आया है उसका हम भाग लगा देंगे, अर्थात TC/Q। तब आ जाएगी हमारी क्या, LAC लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट। ठीक है, जो अगली है वो है हमारी दीर्घकालीन सीमांत लागत, LMC अर्थात लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। इसमें क्या है कि दीर्घकाल में उत्पत्ति की 1 इकाई वृद्धि करने के लिए, मतलब उत्पादन में यदि हम 1 इकाई वृद्धि कर रहे हैं तो उसके फलस्वरूप कुल लागत में जो परिवर्तन हो रहा है, 1 इकाई में वृद्धि की हमने हमेशा से पढ़ा है कि सीमांत किसको बताता है, एक अतिरिक्त इकाई में परिवर्तन को। तो उत्पत्ति जो है उसमें 1 इकाई में क्या हो रहा है, परिवर्तन, जिसके फलस्वरूप कुल लागत में क्या आ रहा है, परिवर्तन, उसे ही हम कहते हैं सीमांत लागत। हमने अल्पकाल में भी तो यही पढ़ा था कि 1 इकाई उत्पादन में फलस्वरूप कुल लागत में होने वाला परिवर्तन। तो यहाँ पर भी यही है, दीर्घकालीन सीमांत लागत LMC डेल्टा TC/Q। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब हम इसके वक्र वगैरह देखेंगे, उससे पहले हम दीर्घकालीन सीमांत लागत के बारे में और पढ़ लेते हैं कि Q इकाइयों पर क्या कुल लागत कितनी है, Q इकाई जो हम अभी उत्पादन कर रहे हैं उस पर कितनी कुल लागत है, उसमें से हमें माइनस करना होगा जो पिछली इकाई है उस पर हमारी कुल लागत कितनी लगी है। तो इससे हम ज्ञात कर सकते हैं क्या, दीर्घकालीन सीमांत लागत। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। इसके बाद है अल्पकाल के समान दीर्घकाल में भी सभी लागत सीमांत लागत का कुल जोड़ क्या होती है, कुल उत्पादन स्तर पर कुल लागत देता है, जो TC है। जैसे अल्पकाल में था वैसे ही क्या होता है, दीर्घकाल में भी ये होता है, जो सीमांत लागत का जो जोड़ होता है वो हमें कुल लागत को बताता है। और यहाँ पर जो हमारा जो ऊपर वाला फॉर्मूला है LMC, हम उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, TCQ माइनस TCQ-1। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया कि किस तरीके से सीमांत लागत ज्ञात करते हैं, और जो कुल लागत है उसका जो कुल लागत है वो सीमांत लागत का ही क्या होती है, जोड़ होती है, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं दीर्घकालीन जो लागत वक्र है, दीर्घकालीन औसत लागत वक्र और दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र की क्या आकृति होती है। दीर्घकालीन जो औसत लागत वक्र है वो अनेक छोटे छोटे अल्पकालीन औसत लागत वक्रों से बना एक U आकृति का क्या होता है, वक्र होता है। ठीक है, जैसे कि हमने अल्पकालीन SAC अल्पकालीन औसत लागत वक्र पढ़ा था, हमने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, वो ऐसा ही तो होता है। यहाँ पर Q हो गया, यहाँ पर हमारा AC हो गया। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि जो अल्पकालीन जो औसत लागत वक्र है
छोटे छोटे अल्पकालीन औसत लागत वक्रों को मिलाकर बनता है हमारा दीर्घकालीन औसत लागत वक्र। हम यहाँ पर छोटे छोटे अल्पकालीन औसत लागत वक्र बना देते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसके इन पार्ट्स को छूता हुआ, यहाँ पर इसका मिनिमम पार्ट्स, यहाँ पर इसका बढ़ता हुआ भाग, यहाँ पर घटता हुआ लागत हो घटता हुआ, यहाँ पर इसका न्यूनतम और बाद में बढ़ते हुए पार्ट्स को यदि हम मिलाते हैं तो ये बनता है हमारा LAC, दीर्घकालीन औसत लागत वक्र। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि दीर्घकालीन औसत लागत वक्र छोटे छोटे अल्पकालीन औसत लागत वक्रों को मिलाकर बनाया जाता है। ये बहुत सारे अल्पकालीन औसत लागत वक्रों को अपने अंदर समेटे हुए होता है। जैसे लिफाफा होता है ना, बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर समेटा हुआ होता है, इसीलिए इसे लिफाफा वक्र भी कहते हैं। तो आपको याद रखना होगा कि दीर्घकालीन औसत लागत वक्र को क्या कहते हैं? लिफाफा वक्र, जो कि छोटे छोटे अल्पकालीन औसत लागत वक्रों के योग से बनता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर यही है, इसे लिफाफा वक्र भी कहते हैं। ये अनेक फर्मों के अल्पकालीन औसत वक्रों को स्पर्श करते हुए बनता है। आपको ये ध्यान देना हो, स्पर्श कैसे करेगा? पहले इसका लोएस्ट पार्ट करेगा, जो पहले वाले अल्पकालीन औसत लागत वक्र है, उसके बाद उसका मिनिमम, और इसके बाद जो बढ़ते हुए पार्ट है उसको ये क्या करेगा? स्पर्श करते हुए बनेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? अब आगे देखते हैं कि जो दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र है वो LAC को उसके न्यूनतम बिंदु से काटता हुआ ऊपर निकल जाता है। हमने LAC बनाया इस तरह से छोटे छोटे अल्पकालीन औसत लागत वक्रों से, और जो LMC है वो इसके मिनिमम पार्ट को काटता हुआ क्या करता है? नीचे ऊपर की ओर निकल जाता है। ठीक है, तो LAC को काटता हुआ क्या करता है? MC ऊपर की ओर बढ़ जाता है, LMC। यहाँ पर ये लिखा हुआ है। दीर्घकालीन औसत लागत वक्र क्या होता है? U आकार का। किसके कारण होता है? पैमाने के प्रतिफल के कारण। LAC का आकार कैसा है? U आकार का। किस लिए ये? क्योंकि पैमाने के प्रतिफल के कारण। हमने पैमाने के प्रतिफल पढ़े थे, क्योंकि जो दीर्घकाल में पैमाने के प्रतिफल ही लागू होते हैं। हमने बात की थी ना कि अल्पकाल में तो क्या होता है? परिवर्तनशील अनुपातों का नियम लागू होता है, और दीर्घकाल में पैमाने के प्रतिफल लागू होते हैं। तो जो दीर्घकालीन औसत लागत वक्र है वो U आकार का होता है। किस वजह से? पैमाने के प्रतिफल की वजह से। देखो ये इस तरीके से U आकार का होता है। तो शुरू में क्या होते हैं? हमने पढ़े थे पैमाने के वर्धमान प्रतिफल, पैमाने के स्थिर प्रतिफल और पैमाने के घटते प्रतिफल, यही पढ़े थे। तो पैमाने के वर्धमान प्रतिफल के हिसाब से क्या होता है कि यदि हमें उतना ही उत्पादन करना है तो हमें कम साधनों की आवश्यकता होगी, अर्थात कम लागतों की क्या होगी? आवश्यकता होगी। तो वो क्या हो गए? पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। पैमाने के घटते प्रतिफल अर्थात क्या होता है कि हमें उतना ही उत्पादन करना है तो हमें उत्पादन के साधनों की अधिक आवश्यकता होगी, अर्थात हमारी लागतें क्या होगी? अधिक होगी। तो ये क्या हो गया? पैमाने के घटते प्रतिफल। और पैमाने के स्थिर प्रतिफल मतलब उतनी ही लागतों की आवश्यकता होगी, अर्थात पैमाना कैसा होगा? स्थिर होगा। यही हमने चर्चा की थी। तो पैमाने के जो वर्धमान प्रतिफल है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि के अनुसार उत्पादन में समान वृद्धि के लिए कम आगतों की आवश्यकता होती है। उत्पादन में उतनी वृद्धि करनी है हमें, क्योंकि हमने इसमें पढ़ा था पैमाने के वर्धमान प्रतिफल में कि यदि साधनों को दुगना कर दिया जाए तो उत्पादन क्या होगा? दुगने से अधिक हो जाएगा, और हमें उतना ही उत्पादन प्राप्त करना है तो साधनों की कम आवश्यकता होगी ना। तो इसीलिए अर्थात जब तक वर्धमान प्रतिफल कार्य करेगा, उत्पादन में वृद्धि के साथ क्या होगी? लागत क्या होगी? गिरती चली जाएगी। तो अर्थात ये गिरता हुआ किस लिए होता है? क्योंकि यहाँ पर वर्धमान प्रतिफल कार्य करता है। लागतें कैसी होती हैं? गिरती हुई होती है, क्योंकि हमें उतना ही उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या होता है? कम साधनों की आवश्यकता पड़ती है। कम साधनों की आवश्यकता पड़ती है अर्थात लागतें क्या होती हैं? कम पड़ती हैं। ठीक है, इसके बाद यदि हम पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल की बात करें तो पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल में उतना ही उत्पादन प्राप्त करने के लिए हमें अधिक साधनों की आवश्यकता पड़ेगी। तो क्या होगा? हमें अधिक लागतें वहन करनी पड़ेगी। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है? पैमाना का कौन सा प्रतिफल लागू होता है? पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल। इसीलिए लागतें कैसी होती है? यहाँ पर बढ़ती हुई होती हैं। उतना ही उत्पादन प्राप्त करने के लिए अधिक साधनों की हमें आवश्यकता हो रही है, जिनकी लागतें अधिक होती हैं। और यहाँ पर प्राप्त होता है पैमाने के स्थिर प्रतिफल। यहाँ लागतें क्या हो जाती है? एकदम समान हो जाती हैं।
ठीक है बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि पैमाने के स्थिर प्रतिफल के अनुसार उत्पादन में समान वृद्धि करने के लिए उतनी ही आगतों की आवश्यकता होती है। अतः लागत कैसी रहती है? समान, मतलब उतने ही साधनों की आवश्यकता होती है तो लागतें समान रहती है। अतः जब स्थिर प्रतिफल कार्य करेगा तो औसत लागत कैसी हो जाएगी? स्थिर हो जाएगी। जो औसत लागत है, ये LAC वक्र है, औसत लागत क्या हो जाएगी? स्थिर हो जाएगी। इसके बाद है पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल के अनुसार उत्पादन में वृद्धि के लिए अधिक आगतों की आवश्यकता होती है। जैसे हमने चर्चा की, अधिक आगतों की लागत भी क्या होगी? अधिक होगी। अतः जब तक ह्रासमान प्रतिफल कार्य करेगा उत्पादन में वृद्धि के साथ औसत लागत क्या हो जाएगी? बढ़ती हुई होती है। औसत लागत कैसी होती है? बढ़ती हुई होती है। तो समझ में आ गया। आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि दीर्घकालीन औसत लागत वक्र का आकार कैसा होता है? यू आकार का होता है। क्यों होता है? तो ये आपको अच्छे से बता दिया गया है कि यदि गिरता हुआ होता है, क्यों? पैमाने के वर्धमान प्रतिफल के कारण लागतें कम होती जल्दी जाती है। फिर इसके बाद न्यूनतम हो जाता है। पैमाने के स्थिर प्रतिफल के कारण लागतें क्या होती है? समान रहती हैं। पैमाने के घटते प्रतिफल के कारण लागतें कैसी होती है? बढ़ती हुई होती हैं। ठीक है बच्चों, आगे अच्छे से समझ में। अब आगे है दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र। जो दीर्घकालीन सीमांत लागत LMC वक्र है, उसका आकार कैसा होता है? दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र दीर्घकाल में सभी आगतों में परिवर्तन के फलस्वरूप प्रति इकाई उत्पादन मात्रा की लागत के रूप में व्यक्त किया जाता है। हमने बताया था ना LMC कैसे व्यक्त किया जाता है कि कुल लागत में कितना परिवर्तन हो रहा है। यदि हम एक इकाई क्या करें? उत्पादन में की मात्रा में परिवर्तन करें तो कुल लागत में कितना परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर ये लिखा है कि सभी आगतों में परिवर्तन यदि कर दिया जाता है तो उसके फलस्वरूप उत्पादन मात्रा की लागत में क्या परिवर्तन आता है, उसे हम LNC कहते हैं। और LMC भी क्या होता है? SMC की तरह ही होता है, वही यू आकार का होता है। हमने SMC बनाया था ना इस तरीके से, तो जो LMC भी कैसा होता है? यू आकार का होता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं LMC वक्र क्या करता है? LAC वक्र को न्यूनतम बिंदु से काटता हुआ ऊपर निकल जाता है। इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? इष्टतम बिंदु कहते हैं। कि याद रखने वाली चीज़ें हैं कि ये हमारा क्या है? LSAC, और ये इसके न्यूनतम बिंदु से निकल जाता है जिसे हम कहते हैं LMC। ठीक है, और ये जो बिंदु हमारा आता है उसे हम कहते हैं इष्टतम बिंदु। यहाँ पर जो, क्योंकि इसके बाद क्या होती है? लागतें बढ़ती हुई होती हैं, तो वहाँ पर उत्पादन करना तो उत्पादककर्ता के लिए सही नहीं होता। तो उत्पादनकर्ता के लिए ये बिंदु एकदम सही होता है। ये बिंदु होता है इष्टतम बिंदु। यहाँ पर उसे अधिकतम उत्पादन प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। इसके बाद है LAC और LMC में संबंध। ये तो हमने पहले भी चर्चा की थी। अब यहाँ पर भी देख लेते हैं कि क्या संबंध है। कि LAC गिरता हुआ होता है तो LMC भी क्या होता है? गिरता हुआ होता है। लेकिन LMC अधिक तेजी दर से गिरता है। जब LAC बढ़ता हुआ आता है तो LMC भी बढ़ता है, लेकिन LMC अधिक तीव्र गति से बढ़ता है। जब LAC न्यूनतम होता है तो LAC बराबर क्या होता है? LMC होता है। यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि LAC और LMC में संबंध। LAC के न्यूनतम बिंदु पर LAC बराबर LMC। इस बिंदु पर क्या होते हैं? LAC बराबर LMC। ठीक है, LAC के न्यूनतम बिंदु के बाईं ओर LAC में गिरावट, LAC है उसके बाईं ओर LAC में क्या आ रही है? गिरावट। लेकिन क्या होता है? LMC क्या होता है? ज़्यादा होता है यहाँ पर LAC की तुलना में। ठीक है, इसके बाद LAC क्या होता है? इसमें ज़्यादा होता है LMC की तुलना में। LAC के न्यूनतम बिंदु के दाईं ओर LAC में क्या हो रही है? वृद्धि। इस बिंदु के दाईं ओर LAC में क्या हो रही है? वृद्धि। लेकिन LMC क्या होता है? LAC से ज़्यादा होता है। LMC LAC से ज़्यादा होता है। अर्थात बिंदु के बाईं ओर तो LAC ज़्यादा होता है, बिंदु के दाईं ओर LMC ज़्यादा होता है। ठीक है बच्चों, आ गया समझ। तो अभी हमने पढ़ा दीर्घकालीन लागतों के बारे में। हमने देखा कि दीर्घकालीन औसत लागत वक्र क्या होता है, दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र होता है, ये किस प्रकार से बनाया जाता है और दोनों में क्या संबंध होता है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर यहाँ होता है खत्म। अब हम आगे बढ़ेंगे तो हम सॉल्व करेंगे पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। हमने पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया, सारे डायग्राम देख लिए, सारी चीज़ें सॉल्व कर ली, तो अब प्रश्न तो हमें करना ही है ना। तो पाठ्य पुस्तक में आपके 30 प्रश्न दिए हुए हैं जिसे कि हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।